हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ये समझ लीजिए कि कई सालों से ये लगातार पूछा जा रहा है। जैसा कि अभी आपको हम प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि ये किस किस वर्षों में जो है पूछा गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये आपके चैप्टर नंबर 12 जो आपका सिलेबस चल रहा था परमाणु, उसी का टॉपिक है। इसके पहले जो है हमने बोर का परमाणु मॉडल आपके सामने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर मॉडल, यहाँ तक मैंने बताया था। ठीक है, और इसी चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपके लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सारी श्रेणियाँ आती हैं, जो कि हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्रू ही एक्सप्लेन करना है। और इस श्रेणी को यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने एक स्पेक्ट्रम फार्मूला दिया था। ठीक है, एनर्जी का, हर एक सेल का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, उसका एक फार्मूला दिया था। उसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा कि ये देखिए 2015 में पूछा गया है, उसके बाद फिर ये 2017 में पूछा गया, उसके बाद फिर ये 2018 में पूछा गया। ठीक है, और ये 2019 में नहीं पूछा गया, सीधे 2020 में पूछा गया। तो यानी ये हर एक बार क्या कर रहा है, रिपीट करके जो है क्वेश्चन को पूछ रहा है। हर एक ईयर के अंतराल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार मिस ना किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा नहीं आया, तो इसमें जो आपकी 5 श्रेणियां हैं, लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, उसमें से किसी एक श्रेणी का तरंगदैर्ध्य निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आज का क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस आज के क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन कन्फर्म है। अब ये कितने नंबरों में पूछा जाता है ये एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो पूरे 5 नंबर का पूछा जाएगा, शार्ट में पूछा जाएगा तो 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, और जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि देखिए इस समय जो है आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हफ्ते में 3 दिन आपका रिविज़न चलेगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन आपका रिवीजन क्लासेस चलेंगे, और थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन आपका सिलेबस चलेगा। ठीक है, हालांकि थर्सडे किसी कारणवश आपका सिलेबस जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया, लेकिन आज जो है आपका सिलेबस कंटिन्यू किया जा रहा है। और कल जो बच रहा आपका एक दिन सैटरडे, इस दिन आपको न्यूमेरिकल का वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिकल की सीरीज हम स्टार्ट किए थे, जिसमें आई थिंक 6 चैप्टर का न्यूमेरिकल हो चुका है, तो उसमें अब हम 7वें चैप्टर में एंट्री करेंगे, यानी 7वें चैप्टर के न्यूमेरिकल को कल डिस्कस किया जाएगा। चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं सिलेबस की। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है हमें छोड़ने नहीं चाहिए। हर हाल में ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लो। और देखो इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपका ये क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए, हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि बोर ने क्या किया था, हाइड्रोजन अपने परमाणु के मॉडल में उन्होंने हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए एक ऊर्जा का फार्मूला दिया था। और वो ऊर्जा का फार्मूला क्या था, बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए एक फार्मूला दिया था, और उस फार्मूले का नाम था En - RH(C)/n², जहां पे n² आपका क्या है, n जो है यहाँ n = 1 2 3 4 5, ये आपके विभिन्न सेल हैं। ठीक है, n बराबर 1 रखेंगे तो ये पहली ऊर्जा स्तर होगी, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी। R जो है आपका रेड वर्ग कांस्टेंट है, रेड वर्ग कांस्टेंट है या रेड वर्ग नियतांक है R आपका। H आपका प्लॉन्क कांस्टेंट है, यानी प्लॉन्क नियतांक।
ठीक है। सी आपकी प्रकाश की चाल है, सी जो है ये क्या है, प्रकाश की चाल है, और एन वहां मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये जो है आपके ऊर्जा स्तर का फार्मूला है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु, माना कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 ऊर्जा स्तर N1 व N2 हैं। माना हाइड्रोजन के 2 ऊर्जा स्तर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी फिर से समझाऊंगा। ठीक है, ऊर्जा स्तर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा, N1 व N2 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जिनकी ऊर्जाएं, N1 की ऊर्जा हम मान लेते हैं E1 है, और N2 की ऊर्जा जो है मान लेते हैं E2 है। जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः का मतलब पहले जो लिखा जाएगा वो उसका होगा। N1 पहले लिखा है तो N1 का हो जाएगा E1 व N2 का E2। ठीक है, जिनकी ऊर्जा है क्रमशः N1 व E2 है। अब इसमें क्या हो रहा है, यदि ऊर्जा स्तर E2 से E1 पर संक्रमण द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति न्यू हो तो, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझो, यहां तक फिर से मैं समझा दे रहा हूं एक बार। बोर ने अपने एक परमाणु मॉडल में हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए एक ऊर्जा का फार्मूला दिया था, जो कि ये है। ठीक है, E बराबर -RHc/n², ये बोर ने दिया था, जहां पे R आपका क्या है, रीडवर्क नियतांक, H आपका प्लैंक कांस्टेंट, और C जो है आपकी प्रकाश की चाल। ठीक है, और N जो है ये ऊर्जा स्तर है। N बराबर 1 प्रथम ऊर्जा स्तर, N बराबर 2 रखोगे दूसरा ऊर्जा स्तर, N बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा ऊर्जा स्तर, N बराबर 4 रखेंगे तो चौथा ऊर्जा स्तर। इस तरीके से यहाँ पे N की वैल्यू जो है आपकी बदलती है। मान लेते हैं हाइड्रोजन के 2 ऊर्जा स्तर की हम बात कर रहे हैं, N1 और N2 की। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 ऊर्जा स्तर हमने लिया N1 और N2, और जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः क्या है, E1 और E2 है। अब यहाँ पर ऊर्जा स्तर E2 से E1 पर संक्रमण हो रहा है, जिसमें जो विकिरण उत्पन्न हो रहा, उस विकिरण की आवृत्ति अगर हमारी न्यू है तो प्लैंक कांस्टेंट के अनुसार अगर किसी भी उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति जो है न्यू है तो उसकी कुल ऊर्जा h न्यू होती है। कितनी होगी, h न्यू होगी। और ये ऊर्जा की डिफरेंस यहाँ कितना मिल रहा है, E2 से E1। ठीक है, दूसरे ऊर्जा स्तर का ऊर्जा कितना है, E2, और पहले ऊर्जा स्तर का कितना, E1। तो इनके संक्रमण से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यानी E1 माइनस E2 बराबर h न्यू, जहां पे h क्या प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, तो h न्यू इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 होगा, E2 माइनस E1 और बटे में H। ठीक है, वैल्यू हमें रख लेनी है E2 की वैल्यू यहाँ से, यानी यहाँ पे n बराबर हमें 2 रख देना है, वैल्यू रखो यहाँ पे। तो E2 इक्वल टू, या यहीं क्लियर कर लो, देखो E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, -RHc अपान, इसकी जगह 1 रखोगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं, ये मिल गया। E2 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, -RHc अपान n², यानी 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा नीचे 4। ठीक है, यही वैल्यू का यहाँ पे पुट करनी है हमें, तो चलिए पुट करते हैं। E2 की वैल्यू कितनी है, -RHc अपान 4। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस है E1 की वैल्यू है -RHc/1, तो माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस
HC/1 और टोटल का बटा है कितना H, कितना है H। क्लियर है? या एक काम आप ये भी कर सकते हैं, एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पे हम n की जगह पे n1 रख दें और जब दूसरा वाला निकालेंगे E2 तो यहां पे n2 रख देंगे, ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -RHC/n1 का स्क्वायर, और दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं -RHC/n2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम ये लिखते हैं तो हमें सुविधा ज्यादा होगी। ठीक है? अगर हम ये रखते हैं तो हमें क्या होगी, सुविधा ज्यादा होगी। क्यों सुविधा ज्यादा होगी? फिर हमें किसी भी ऊर्जा स्तर का मान निकालना होगा, n बराबर 1 2 3 4 5 किसी के लिए निकालना होगा, हम सीधे यहाँ वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो जिस ऊर्जा स्तर के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे केवल उसी का ऊर्जा स्तर का डिफरेंस निकलेगा। तो चलिए हम यही कर लेते हैं। ठीक है? सुविधा के अनुसार n2 का स्क्वायर और यहां पे लिख देते हैं n1 का स्क्वायर। ठीक है? कोई दिक्कत? अब यहां पे हम देख रहे हैं RHC कॉमन है, तो चुपचाप RHC को बाहर कॉमन निकाल लो और प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में कर दो। ठीक है? यहां लिख देता हूं। तो न्यू इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, प्लस वाले को मैंने पहले लिखा और RHC कॉमन है तो RHC कॉमन ले लिया गया। ठीक है? वहां पर बचा 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर, माइनस वाले को बाद में कर दिया, अब यहां माइनस वाला आ जाएगा। RHC कॉमन निकल गया, बचा क्या 1/n2 स्क्वायर। ठीक है? नीचे डिवाइडेड बाई कितना है H। अब ये H ये H एक दूसरे को ले डूबेंगे क्योंकि है भाई बराबर, एक उतने ताकत है लेकिन विपक्षी दल में है। ठीक है? दोनों अपोजिट पार्टी में है तो एक दूसरे को ले डूबे यानी निपट गए। बचा हमारे पास क्या RC, और न्यू इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, C/λ। न्यू इक्वल टू सिंस न्यू इक्वल टू C/λ, तो चलिए ये वैल्यू भी रख लेते हैं न्यू की जगह पर। तो न्यू की जगह जब हम C/λ रखेंगे, C/λ इक्वल टू हमारे पास बचा क्या RC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है? एक C से एक C कैंसिल हो गया, आया क्या 1/λ इक्वल टू R। दिख रहा है स्टूडेंट कि नहीं दिख रहा? चलो रुकिए एक सेकंड, अभी हम नहीं दिख रहा होगा तो देख क्लियर कर देते हैं। ठीक है? 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया हमारा क्या एक सलूशन, यानी ऊर्जा स्तर को हमने लेकर चला। ऊर्जा स्तर यहां पे E2 से E1 पर संक्रमण हुआ तो उसके लिए जो उसकी तरंग दैर्ध्य आएगी लैम्डा, यानी कि 1/λ इक्वल टू तरंग, जहां पे लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य। ठीक है? तो 1/λ इक्वल टू आया R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है? अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसको आप बना लो समीकरण नंबर 1। जरा हम देख लें दिख रहा आपको कि नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो थोड़ा क्लियर कर दें। ओ सॉरी स्टूडेंट, दिख नहीं रहा ये। ठीक, अब दिख रहा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? चलिए ऊपर मिटाते हैं, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? कोई दिक्कत? जहां नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा जो है हमको डाउट हो जाता कि नहीं दिख रहा होगा, हालांकि हम उसको करेक्ट कर देंगे। तो इसको मिटाते नहीं, इसको रहने देते हैं। ठीक है? क्योंकि बार बार इसी इक्वेशन का हमें क्या करना है, यूज करना है, तो इसको नहीं मिटा रहे हैं, बाकी सबको मिटा लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी विभिन्न श्रेणियां हैं, लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट फुंड, इन सारी श्रेणियों का इसी एक फार्मूले के द्वारा एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे करना है। चलिए, उपयुक्त समीकरण द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले सभी श्रेणियों की व्याख्या की जा सकती है। यानी इस समीकरण 1 के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त सभी श्रेणियों की व्याख्या की जा सकती है।
सभी श्रेणियों की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी कौन सी श्रेणी है। सबसे पहले हमारी जो है वो है लाइमन श्रेणी। तो हेडिंग डालिए लाइमन श्रेणी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा फिगर है उसको हम ड्रा कर लेते हैं, तब तक के लिए वीडियो को रोक देते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हमने कई सारी लाइनें खींची हुई है। n बराबर n1 के लिए दिखाया, n बराबर n2 के लिए दिखाया, n बराबर n3, n बराबर n4, n बराबर n5, n बराबर n6। ठीक है, तो जो हमारी पहली श्रेणी प्राप्त हो रही है वो लाइमन की है, दूसरी बामन, तीसरी पाश्चन, ब्रैकेट, फिर फुन। ठीक है, सीरीज आप याद रख लेना, कोई भी सीरीज आपका जो है मिस ना होने पाए, मतलब इसका क्रम जो है चेंज ना होने पाए। और अगर हम पहले सीरीज की बात करें तो पहले सीरीज की एनर्जी कितनी हो जाएगी, RH/1², क्योंकि फार्मूला क्या है जो बोर्ड ने आपको दिया था, En = -RHc/n²। फार्मूला आपको यही मिला था ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये मिला। यहाँ पे n बराबर 1 के लिए देखा गया तो ये मिला, n बराबर 2 के लिए देखा गया तो ये मिला, n बराबर 3 के लिए जब देखा गया तो RHc/3², n बराबर 4 के लिए देखा गया तो ये मिला, n बराबर 5 के लिए देखा गया तो ये मिला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लाइमन श्रेणी की। तो सबसे पहले हमारी श्रेणी है लाइमन। तो लाइमन श्रेणी की बात करते हैं तो सन 1916 ईस्वी में सबसे पहले लाइमन ने ये श्रेणी प्राप्त की थी। ठीक है, इसीलिए उनके नाम पे ही इस श्रेणी का नाम लाइमन श्रेणी पड़ा। और इसको प्राप्त कैसे किया था, इसको इन्होंने प्राप्त ऐसे किया था कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन में किसी ऊर्जा स्तर यानी कि पहले ऊर्जा स्तर से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ऊर्जा स्तर में जब संक्रमण करता है, जब किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, किसमें, पहले ऊर्जा स्तर में। ठीक है, पहले ऊर्जा स्तर में या प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। ठीक है, तो होता क्या है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हमारी पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है तो इससे जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है वो पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है, इतना हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, संक्रमण करता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम जो है पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। एक बार फिर से समझ लो कि जब कोई भी यानी किसी भी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उससे उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम है वो हमारा पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। ठीक है, पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। तो इनकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र जो है क्या बनेगा, तो इसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र जो है, इसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र, अब भाई देखो पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है यानी पहले से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी में भी जा सकता है, लेकिन संक्रमण कहां से कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, पहले से कर रहा है ना। तो n1 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और n2 की वैल्यू हमारी कहां से स्टार्ट होगी, n2 की वैल्यू जो हमारी स्टार्ट होगी n बराबर 2 से। कहां से स्टार्ट होगी, n बराबर 2 से, क्योंकि संक्रमण कहां हो रहा है, पहले में हो रहा है ना। तो संक्रमण पहले से हो रहा है तो पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे किसी में भी जा सकता है, क्योंकि पहले से पहले में तो जाएगा नहीं। तो यानी जो इसकी वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होगी, n बराबर 1 2 3 4 5, 1 नहीं, क्योंकि 1 से ही संक्रमण हो रहा है। ठीक है, तो सूत्र 1/λ = r, इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, 1, पहले से शुरू हो रहा है। ठीक है, माइनस इसकी जगह अगर हम रखें 1/n2², और जहां पे n2 = 2 3 4 5 6 up to so on। ठीक है, तो
अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, ठीक है, n बराबर अगर 2 रखते हैं तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य हमको प्राप्त होगी, लेकिन n बराबर अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य जो है यहाँ पे प्रथम रेखा n बराबर 2 के लिए प्राप्त होती है, जिसका मान सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य n बराबर 2 के लिए प्राप्त होती है, जिसका मान कितना होता है स्टूडेंट, 1216 एंगस्ट्रॉम। बता रहा हूं कहां से निकला है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी जो तरंग दैर्ध्य है n बराबर 2 पर प्राप्त हुई है और इसका मान 1216 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप n2 की जगह पे 2 रखो। क्या रखो, n2 की जगह पर आप 2 रखो। तो n2 की जगह पर जब आप 2 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है। कितना मिलेगा, 1/4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 4 करेंगे तो 4 4, ठीक है। तो 4 में से 1 गया 3/4, आगे 1/λ, तो 1/λ इजकल टू r इंटू 3/4। तो लैम्डा इजकल टू कितना हो जाएगा, 4/3 और नीचे आ जाएगा r, ठीक है। r क्या है, आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, आपको r की वैल्यू रख देनी है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है, यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है मुझे याद नहीं है फिलहाल, अच्छा याद आई। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है r इक्वल टू, ये आपकी है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपकी किसकी है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखकर सॉल्व करते हैं तो यही आंसर आपको आएगा, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, ठीक है, सॉरी सबसे बड़ी। और सबसे छोटी जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है वो हमारी है n बराबर इनफाइनाइट के लिए। n बराबर इनफाइनाइट के लिए सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है, जिसकी वैल्यू, ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य जो है वो कहाँ आप लिखेंगे, सबसे बड़ी की जगह लिखेंगे सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य n बराबर इनफाइनाइट के लिए प्राप्त होती है, जिसका मान 912 एंगस्ट्रॉम होता है, 912 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। जब यहाँ पे आप n बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, 1/λ इजकल टू r, तो लैम्डा इजकल टू 1/r, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1/r, ठीक। उसको सॉल्व करेंगे तो ये 912 आएगा। चलिए लाइमन श्रेणी आपकी कंप्लीट हुई, आप लोग नोट कीजिए, इसको मिटाएं फिर इसको देखा जाए। हेडिंग लगाइए बामर श्रेणी, ठीक है। चलिए देखते हैं बामर श्रेणी, ठीक है। इसमें क्या है, बामर श्रेणी में इसको सबसे पहले 1885 में आपके बामर ने प्राप्त किया था। इसमें क्या है कि इसमें किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर, दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। लाइमन श्रेणी में क्या था, यहां पे जैसे देखिए फिगर से भी स्पष्ट था कि यानी यहां से, क्योंकि इसकी ऊर्जा स्तर n1 की ऊर्जा स्तर इसकी ऊर्जा स्तर से कम है, यानी ये सारे उच्च ऊर्जा स्तर है। तो अब उच्च ऊर्जा स्तर का मतलब यहां से इसमें संक्रमण कर सकता है, n बराबर 3 से कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, यानी इसके ऊपर जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सारे इससे उच्च है, ठीक है। तो इसमें कोई भी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस संक्रमण से उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं वो हमारी कहां प्राप्त होंगी, दृश्य भाग में यानी विजुअल रीजन में प्राप्त होती हैं। चलिए लिखिए, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से
ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो प्राप्त रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। ठीक है, जिसका समीकरण यानी जिसके तरंग दैर्ध्य का मान हम निम्न सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए 1/λ इक्वल टू यहां पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे 2, जहां पे n2 की वैल्यू हमारी 2 नहीं हो सकती, 2 से उच्च ही ऊर्जा स्तर होना चाहिए, तो यानी 3, 4, 5, 6 सो अंडर। ठीक, इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस श्रेणी के लिए जो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य है वो n बराबर 3 पर मिलेगी। कहां मिलेगी? सबसे बड़ी n बराबर 3 पर मिलेगी और सबसे छोटी n बराबर इनफाइनाइट पे मिलेगी। ठीक है, सबसे छोटी n बराबर इनफाइनाइट पे मिलेगी। आपको इसको निकालना है, कितना आएगा, कैसे आएगा, वैल्यू यहां रखिए, n बराबर 3 रखिए और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, और इसके बाद इसको सॉल्व करिए, जैसा कि अभी पहले जो हमने थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताया था, पूरा तो नहीं किया था। अब आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यू रख दिया गया, तो चलिए हम आपको देख के बता देते हैं। ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो n बराबर 3 के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी, n बराबर 3 के लिए आपकी आएगी 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6563 एंगस्ट्रॉम। इनफाइनाइट के लिए जो है तरंग दैर्ध्य जो आएगी वो 3664 एंगस्ट्रॉम, 3646 एंगस्ट्रॉम। ये n बराबर इनफाइनाइट के लिए आएगी। क्लियर हो गया? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। ठीक, तो ये आपका हो गया बामर श्रेणी का एक्सप्लेनेशन। ठीक इसी तरीके से अगर हम पाश्चन श्रेणी की बात करें तो ध्यान से सुन लीजिए, अब आप लोग लिखिएगा। पाश्चन श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे आप पाश्चन श्रेणी में क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये रही आपकी पाश्चन वाली श्रेणी। ठीक है, ये आपकी पाश्चन की श्रेणी है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, 4 से आ रहा, 5 से आ रहा, 6 से आ रहा, 7 से आ रहा, आगे इनफाइनाइट से भी आ रहा। तो यानी जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पे, तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ठीक है, तो संक्रमण के दौरान जो रेखाएं हैं वो स्पेक्ट्रम के अभी तक देखो, इसमें पराबैंगनी में मिला, इसमें दृश्य में मिला। अब ये सारी रेखाएं जो आपकी हैं पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों जो है आपके औरक्त भाग में मिलेंगी। बस इतना फर्क है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ क्या सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा मिली थी या जो रेखाएं मिली थी वो स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिली थी और इसमें जो है स्पेक्ट्रम के औरक्त भाग में मिलेंगी। ठीक है, और इसके लिए जो आपके दृश्य भाग का यानी जो रेखाएं हैं उसकी अगर हम तरंग दैर्ध्य निकालना चाहें तो फार्मूला बनेगा 1/λ = r 1/, यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा और n की वैल्यू 3 से नहीं बल्कि कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 4 से। ठीक है, क्लियर? पाश्चन श्रेणी भी क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिए, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी हेडिंग डालिए और उसमें ये लिखेंगे कि जब किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर संक्रमण कर रहा, चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो संक्रमण के दौरान प्राप्त रेखाएं
औरक्त भाग में प्राप्त होती हैं और इनकी तरंगदैर्ध्य निकालने का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/λ = r 1/, जहाँ 2 लिखा वहाँ पर 4 हो जाएगा और n2 की वैल्यू 4 की जगह कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ से आ रही हैं ब्रैकेट के लिए, 5 से आ रही हैं। ठीक है, तो 5 6 7 8 9। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। फुंड श्रेणी की बात करें तो फुंड श्रेणी में आप लिखेंगे कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो संक्रमण के दौरान प्राप्त रेखाएं स्पेक्ट्रम के औरक्त भाग में प्राप्त होती हैं, जिसका तरंगदैर्ध्य निकालने के लिए हम निम्न सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं और इसका जो फार्मूला बनेगा 1/λ = r 1/, जहाँ 2 स्क्वायर लिखा है वहाँ पर आप लिखेंगे 5 स्क्वायर और यहाँ पे n2 रहेगा और n2 की वैल्यू कहाँ से रन करेगी आपकी 6 7 8 9 10 11 अप टू सो इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसमें मिलने वाली विभिन्न श्रेणियों का वर्णन। ठीक है, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी के साथ इस चैप्टर में अब कुछ भी बचा नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आध दो छोटे मोटे डेफिनेशन है वो भी जो है हम नेक्स्ट टर्न पर क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। और अगर किसी को वीडियो में कहीं पर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। आई होप अगर आपको कहीं पे दिक्कत भी हो रही है तो एक बार वीडियो आप दोबारा अगर देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप वीडियो एक बार दोबारा देख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप बाकी की सारी चीज़ें जो आज हमने पढ़ाया इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करवाने में हमारी तरफ से भी कोई कसर अब नहीं रहेगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आपका रिवीजन भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, बाकी बचा हुआ सिलेबस भी आपका चल ही रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपको मैं कल सॉल्व करवाऊंगा, जो बचा हुआ सीरीज है 6 चैप्टर का न्यूमेरिकल हुआ है, 7वें से जो है अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और फिर से मैं कहूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए शुभम क्लासेस से बेस्ट आप खुद ही सर्च कर लीजिए, कोई और चैनल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।